हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 18। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्काईलॉर्ड के पिछले एपिसोड पर कॉपीराइट आ गया था, जिस वजह से हमने इस न्यू एपिसोड के साथ साथ पुराने एपिसोड को भी रीएडिट करके लगा दिया है। तो इस वजह से आपको इस वीडियो में 2 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो ओपनिंग सीन में हमें हजारों साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एक लड़की भागते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है। वो कहने लगी कि स्पिरिचुअल एम्परर, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाए वरना वो सिपाही आपको खत्म कर देंगे। मगर एम्परर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहने लगे कि मैं इस डिजास्टर को रोक नहीं पाया, जिसके चलते कई सारे मासूम लोगों की मौत हो गई। अगर मैं सरवाइव भी कर पाया तो उन बचे हुए लोगों को क्या जवाब दूंगा। मैंने उन सबको निराश किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इस दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो लड़की उनका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, अगर आपको मरना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले जाए। तो स्पिरिचुअल एम्परर इमोशनल होकर उस लड़की से कहने लगा कि इस जन्म में तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में जरूर से तुमसे शादी करूंगा। और तभी वो लोग देखते कि सिपाही उनके काफी नजदीक आ गए हैं, इसलिए स्पिरिचुअल एम्परर उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बता रहे थे, मगर वो उनका साथ छोड़ने के लिए मना कर देती है। वो कहने लगी कि आपके बिना तो ये जिंदगी अधूरी है, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चले। इसलिए उन दोनों ने मिलकर पहाड़ के नीचे जंप लगा दी। इन सिपाहियों के हाथों मरने से अच्छा था खुद की जान खुद ले लो। और ये सब इमेजिन करके जियांग ने अपनी आंखें खोली। तब तक वहाँ पर इनो नाम की सर्वेंट पहुँच गई, जिसे आता हुआ देखकर जियांग ने तुरंत ही उस किताब को बंद कर दिया। साथ ही साथ दरवाजे के पीछे छुप गई थी। वहीं पर इनो उस किताब को देखकर कहने लगी कि आप तो स्पिरिचुअल एम्परर की कहानी पढ़ रही हो। पर्सनली तो मुझे भी ये कहानी काफी ज्यादा पसंद है। इधर जियांग तुरंत ही उस कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर इनो ने जंप लगाते हुए जियांग का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो कहने लगी, जियांग आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर फिलहाल आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर जियांग उसे तुरंत एक लात मारने की कोशिश करती है, मगर इन्होंने उसका पाँव पकड़ लिया, जिसके बाद वो जियांग को घुमाते हुए सीधा टेबल पर फेंक देती है। वो कहने लगी कि फिलहाल ये प्रैक्टिस का वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ तो जल्दी से उसे ठूस लो। लेकिन जियांग कह रही थी कि तुम्हारे अटैक से मैं घायल हो गई, अब तो मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। इनो को पता था कि जियांग तो बस नौटंकी कर रही, इसीलिए वो जबरदस्ती ही जियांग को चेयर पर बिठा देती है। वो कहने लगी कि मास्टर ने आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिशेस बनाई है, जिन्हें देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। और अब वो जियांग के सामने कई सारी डिशेस पेश करती है, जो कि अजीबोगरीब कीड़ों से बनी हुई थी। उन्हें खाने का तो दूर ही रहा, उन डिशेस की स्मेल से ही जियांग को उल्टी आने लगी। इनो उससे समझा रही थी कि खाने से घिन मत करो, इन डिशेस को स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है ताकि हम तुम्हारी इंजरीज को जल्दी से रिकवर कर पाए। ये तो हमारे मास्टर का स्पेशल फूड है। जिसे देखकर जियांग ने अपनी नाक दबा दी। वो कह रही थी कि प्लीज मास्टर को मेरा एक पैगाम भेजना, उन्हें बताओ कि मेरे लिए खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं, इतना घटिया सा खाना खा के मैं रिकवर तो नहीं बल्कि और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। मगर इनो तो उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके आगे चॉपस्टिक्स बढ़ाते हुए कहने लगी कि जल्दी से खाना फिनिश करो। वो कह रही थी कि जियांग, इन सारी चीजों को ढूंढने के लिए हमारे सीनियर्स ने काफी सारी मेहनत की है, तो उनकी मेहनत पर पानी मत फेरो। इसलिए जियांग को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी। साथ ही वो इनो को बताने लगी कि मुझे आसमान में एक रेड कलर की रोशनी नजर आई थी, क्या तुमने उस लाइट को देखा है? जिस पर इनो बताने लगी कि पिछले 15 दिनों से वो रोशनी आसमान में फैल रही है, भला वो मेरी आंखों से कैसे बच पाएगी? वेल, हमारे सेक्ट के लोगों का मानना है कि वो एक लकी स्टार है, वो आने वाले सुनहरे भविष्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जल्दी हमारा सोरिंग क्लाउड सेक्ट बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। हम पूरे के पूरे टियान्यून रीजन को डोमिनेट करेंगे। मगर जियांग उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो कहने लगी कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड को चेक किया है, उसमें लिखा है कि ये कोई रेड स्टार नहीं बल्कि एक मीटियोर है, जो कि हेवन और मॉर्टल वर्ल्ड के दरमियान एक पैसेजवे को ओपन करेगा। और अगर ये पैसेजवे पूरी तरह से ओपन हो गया तो हेवनली रेल्म हमारे मॉर्टल वर्ल्ड को पनिश करेगी। अगर हमें इस तबाही को रोकना है तो मुझे उस लाल सितारे के बारे में जानना ही होगा। प्लीज मुझे लाइब्रेरी में जाने दो, वहाँ पर ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें चेक करने के बाद हम उस मीटियोर के बारे में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। मगर इनो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे तो ये लगता है कि जियांग बस रूम से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि जियांग, स्काईलॉर्ड ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, इसलिए फालतू बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो। जियांग उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इनो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स खेलना बंद करो। अगर तुम्हें रूम से बाहर
अंदर जाना है तो मास्टर की परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद इन्होंने जियांग के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तो जियांग दरवाजा पीटते हुए से बता रही थी कि इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। हेवनली रेल्म हमारे मॉर्टल वर्ल्ड को खत्म कर देगी। चारों ओर बस खून की नदियां बहेंगी, इसीलिए प्लीज मेरा यकीन करो। मगर इनो उस पर कोई ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ एल्डर सीलियन स्काईलॉर्ड को एक मैप दिखाते हुए बताने लगे कि पिछले कुछ दिनों में ही हमारे सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने न जाने कितने ही सेक्ट पर कब्जा कर लिया है, और वो भी बिना किसी का खून बहाए। अब बताएं आपका आगे का क्या प्लान है। जिस पर स्काईलॉर्ड बताती है कि हमने अब साउथ दिशा की तरफ रुख करना चाहिए। वहाँ के सभी लोगों को नोटिस भेजो कि अगर उन्होंने सोरिंग क्लाउड सेक्ट के सामने अपना सिर नहीं झुकाया तो उनके सिर काटे जाएंगे। मगर उसकी इस बात से यंग मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहने लगा कि ये तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमने तो वहाँ जाकर उनके साथ बैटल करनी चाहिए ताकि सबको आपकी ताकत का अंदाजा आ जाए। जिस पर स्काईलॉर्ड बताने लगी कि हमें पूरे टियान्यून रीजन पर कब्जा करना है। ये काम हम नफरत से नहीं बल्कि प्यार से करेंगे। जिसके बाद वो सीलियन से कह रहे थे कि एक बंदा न जाने कब से ही मुझे फॉलो कर रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हो। जिस पर सीलियन बताने लगी कि वो तो ड्रैगन गेट का मास्टर लॉर्ड फेजा है। दरअसल लॉर्ड फेजा को ऑक्शन पवेलियन से डार्क पाम खरीदना था ताकि वो अपनी सिस्टर को हील कर पाए, मगर बदकिस्मती से उस डार्क पाम को यंग मास्टर ने ही खरीद लिया। ये सुनकर तो यंग मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था कि मैंने कोई डार्क पाम नहीं खरीदा। तभी उड़ा उसे याद दिलाता है कि मास्टर आप भूल रहे हो, आप ही ने तो डार्क पाम की बोली लगाई थी। तो यंग मास्टर हंसते हुए बताने लगा कि उस ऑक्शन हाउस से मैंने न जाने कितनी ही चीजें खरीदी है, शायद उसी में से एक होगा डार्क पाम। इधर स्काईलॉर्ड कहते कि मैं ड्रैगन गेट के मास्टर से मिलना चाहूंगा। इधर लॉर्ड फेजा सोरिंग क्लाउड सेक्ट के मेन गेट के पास पहुंच चुका था, मगर सेक्ट के डिसाइपल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के हमारे सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये सब सुनकर तो लॉर्ड फेजा काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि मैं ड्रैगन गेट का मास्टर हूँ, तो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। और तभी स्काईलॉर्ड अपने साथियों को लेकर मेन गेट पर पहुंच गए। वहाँ आते ही यंग मास्टर लॉर्ड फेजा से कहने लगा कि ये है स्काईलॉर्ड, इनके सामने तो तुमने अपनी गर्दन झुका देनी चाहिए। जिस पर लॉर्ड फेजा गुस्से में कहने लगा कि मुझे स्काईलॉर्ड से क्या ही मतलब, मैं तो यहाँ पर बस तुमसे मिलने आया था। अब जल्दी से वो डार्क पाम मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद लॉर्ड फेजा ने तुरंत ही यंग मास्टर पर जंप लगा दी। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे एक पंच हिट करने ही वाला था। फिर यंग मास्टर तो उसे देखकर इतना ज्यादा घबरा गया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और तब स्काईलॉर्ड उसे नीचे झुकाते हुए सीधा जाकर उसकी पीठ पर बैठ गए। जिसके बाद वो लॉर्ड फेजा पर पाम अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देते हैं। तभी सीलियन लॉर्ड फेजा से कहने लगी कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, मगर तुम तो यहाँ आकर रिक्वेस्ट करने के बजाय हम पर ही अटैक कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम अपनी सिस्टर को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहते। ये सुनकर लॉर्ड फेजा गुस्से में कहने लगा कि डार्क पाम को तो मैं हासिल करके रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जल्दी से एक ड्रैगन को समन कर लेता है। उस ड्रैगन को देखकर स्काईलॉर्ड भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा हवा में जंप लगा देते हैं। उन्होंने उस ड्रैगन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था। इधर वो ड्रैगन उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगे। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा ही ड्रैगन हमारे पास रहे तो हम टियान्यून रीजन को जल्दी से यूनिफाई कर पाएंगे। इधर उस ड्रैगन ने स्काईलॉर्ड को पूरी तरह से जकड़ लिया था, तो वो भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन ट्रैप टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उस ड्रैगन को ब्लास्ट कर दिया, जो देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और तभी उस ड्रैगन के पावरफुल स्किल्स जमीन पर गिरने लगे। इसलिए उड़ाऊ तुरंत ही जाकर अपने यंग मास्टर को पीछे खींच लेता है ताकि वो ड्रैगन स्किल्स की वजह से घायल न हो पाए। इधर लॉर्ड फेजा भी सरप्राइज होकर स्काईलॉर्ड को देखने लगा। वो कहता है कि आखिर इस बंदे में इतनी पावर कहाँ से आ गई जो मेरे रियल ड्रैगन किंग शियान को ब्रेक कर पाया। वहीं पर उड़ा और यंग मास्टर स्काईलॉर्ड की तारीफें करने लगे। वो कह रही थी कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे स्काईलॉर्ड को हरा पाए। स्काईलॉर्ड फेजा से कहने लगे कि मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देना चाहता हूँ। तो फेजा उनसे पूछने लगा कि तुम कौन सी चांस की बात कर रहे हो। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते कि चांस मेरे सामने सबमिट करने का। ये सुनकर तो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि तुम आखिर हो कौन जो मुझे मौका दोगे। क्यों मास्क लगा के घूमने से तुम कोई पावरफुल वॉरियर नहीं बनते। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि मैं ड्रैगन गेट का लीडर हूँ। भला मैं तुम्हारे सामने सबमिट क्यों करूँगा, ये मेरे शान के खिलाफ है। जिसके बाद तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए 1000 ऑफ बीस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उस टेक्निक के एक्टिवेट होते ही वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर उन्होंने एक ही सेकंड में उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो फेजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मगर अभी भी वो स्काईलॉर्ड के सामने सबमिट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर से अपने ड्रैगन
को रिलीज कर दिया। इधर स्काईलॉर्ड उससे कहती कि शायद तुम अपनी सिस्टर को बचाना नहीं चाहते, अगर तुम्हें डार्क पाम चाहिए तो मेरे सामने सबमिट करो। जिसके बाद उन्होंने फेजा के भेजे हुए एक और ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर फेजा को स्काईलॉर्ड पर यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए स्काईलॉर्ड पर एक और अटैक कर देता है। हालांकि स्काईलॉर्ड ने उसे भी बड़ी ही आराम से काउंटर कर दिया। वो कहती कि फेजा शायद तुम्हारे पास यही सारी घटिया मूव्स है जो मेरे सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगी। उसका स्काईलॉर्ड के सामने काफी ज्यादा अपमान हो गया था, इसलिए वो अपने फाइनल मूव को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम था क्लाउड प्रिजन। अब वहाँ पर ढेर सारे पोर्टल्स ओपन होकर उसमें से स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आने लगे। वो सभी स्काईलॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए बड़ी आसानी से उन स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक से बचते जा रहे थे। वो कहने लगे फेजा तुम इन सर्कस के बीस्ट का यूज करके मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, हार मान लो। मगर फेजा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो अब अपनी एक और टेक्निक हेवनली फायर को एक्टिवेट करने वाला था, मगर उसी वक्त स्काईलॉर्ड ने जाकर उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। यंग मास्टर तो फेजा की हालत देखकर ही काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि फेजा जमीन की धूल चाट रहा था और स्काईलॉर्ड उसकी पीठ पर पाँव दे के खड़े हुए थे। वो कहने लगे फेजा तुमने काफी देर तक मुझे एंटरटेन किया, मगर अब टाइम पास बहुत हो गया, चलो अब काम की बात पर आते हैं। अगर तुम मेरे सामने सबमिट करो तो मैं तुम्हें 9th क्लास की अर्थ लेवल मार्शल आर्ट सिखा दूंगा। ये सुनकर फेजा जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है कि 9th लेवल की मार्शल आर्ट, मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। और उतने में ही उसे आसमान में एक परिंदा नजर आता है जो उसे पैगाम देने आया था कि उसके सिस्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। इसलिए फेजा तुरंत ही उठते हुए कहने लगा कि अगर डार्क पाम मेरे हाथ में होता तो मेरी सिस्टर की ऐसी हालत कभी नहीं होती। साथ ही वो यंग मास्टर को धमका रहा था कि अगर मेरी सिस्टर को कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से वापस जा ही रहा था कि तभी स्काईलॉर्ड उससे कहने लगे कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बचा सकता हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। तो अभी सभी लोग मिलकर ड्रैगन गेट क्लैन पहुँच गए, जहाँ पर हमें लॉर्ड फेजा की सिस्टर दिखाई जाती है। इस बंदी को काफी तेज बुखार था, इसलिए वो अपने भाई से कहने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो। इधर फेजा मायूस होकर उसे मेडिसिन पिलाने लगा, जबकि उसे पता था कि अब कोई भी दवा उसके सिस्टर को बचा नहीं पाएगी। इधर स्काईलॉर्ड ने अपने डिवाइन आइज को ओपन कर दिया था, जिसके चलते उन्हें उस बंदी के अंदर एक फिनिक्स बर्ड नजर आता है। समझ गए कि इस बंदी के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है। स्काईलॉर्ड के लिए तो ये बंदी किसी खास ट्रेजर से कम नहीं थी। इधर लॉर्ड फेजा ने तुरंत ही जाकर यंग मास्टर पर अटैक करने की कोशिश की। वो कह रहा था कि जल्दी से वो डार्क पाम मेरे हवाले कर दो। वहीं पर यंग मास्टर डर के मारे ही उड़ाव की गोदी में कूद जाता है। वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और उसी वक्त स्काईलॉर्ड लॉर्ड फेजा को बताने लगे कि भले डार्क पाम में कोल्ड एनर्जी है, मगर वो भी तुम्हारी सिस्टर के बॉइलिंग ब्लड को सप्रेस नहीं कर सकती। ये सुनकर फेजा तुरंत ही स्काईलॉर्ड के सामने नील करने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लीजिए, मैं आपके सामने रहम की भीख मांगता हूँ। तो स्काईलॉर्ड कहने लगे कि जल्दी से उठ जाओ। जिसके बाद उन्होंने एक ही झटके में इन सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया था। इधर यंग मास्टर को देखना था कि आखिर स्काईलॉर्ड उस बंदी को कैसे हील करते हैं, इसलिए वो एकदम दबे पांव सीधे दरवाजे के पास पहुँच जाता है ताकि स्काईलॉर्ड को बिल्कुल भी इसकी खबर ना लगे। और अब वो दरवाजे से अंदर झांकने लगा, मगर उसी वक्त एक जबरदस्त एनर्जी ने यंग मास्टर पर अटैक करते हुए सीधा उसे उड़ाव की तरफ फेंक दिया था। साथ ही साथ स्काईलॉर्ड कमरे से बताने लगे कि दरवाजे से दूर रहो, अगर तुम में से कोई भी घायल हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। और अब स्काईलॉर्ड उस बंदी को लेकर सीधे अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाते हैं। वो कह रहे थे कि हेवनली फिनिक्स के डिसेंडेंट के पास ही फिनिक्स की ब्लड लाइन होती है। इस बंदी के पास 9 हेवन फिनिक्स है, जो कि ताकत के मामले में मेरे 3 आइड वुल्फ से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये फिनिक्स 3000 सालों में बस एक बार रिबॉर्न होता है, और मेरे ख्याल से इसी वक्त ये फिनिक्स रिबॉर्न होने वाला है। इसलिए तो इस लड़की का खून लावा जैसे उबल रहा है। अगर मैंने इसे अभी ट्रीट नहीं किया तो इसकी बॉडी खुद ही इसे जलाकर राख कर देगी, और अगर मैं इसे बचाने में कामयाब हो गया तो इसके पास ऐसा खतरनाक फिनिक्स होगा जो कि किसी भी सुप्रीम वॉरियर का मुकाबला कर पाएगा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो कहने लगे कि हेवनली फिनिक्स की ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर होती है, इसीलिए मुझे कुछ भी करके इस बंदी को बचाना ही होगा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड ने उस बंदी की सोल को हवा में रिलीज करते हुए 9 ट्विन एंड ब्लैक आइस को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते ही 9 एलिमेंट्स ने उस बंदी की सोल को जकड़ लिया। वो लड़की पूरी तरह से आइस में कवर्ड हो गई थी, और फिर थोड़ी देर में उस आइस को क्रैक करते हुए एक फिनिक्स बाहर आ जाता है। स्काईलॉर्ड देखते ही कि उनकी ये मूव कामयाब हो गई। वो कहने लगे कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने छोटे भाई यूनफी की मूव का यूज करके किसी की जान बचाऊंगा। दरअसल इस ब्लैक आइस टेक्निक में स्काई रेल्म की पावर थी, जो कि किसी भी निर्वाणा फायर को कूल डाउन करने की काबिलियत रखती है। तभी आइस फिनिक्स ने स्काईलॉर्ड पर हमला
कर दिया। वो कह रही थी कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनी जो मैं इस मूव को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर पाऊँ, मगर मुझे कुछ भी करके इस आइस फिनिक्स को दोबारा से फायर फिनिक्स में बदलना होगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल एनर्जी को उस आइस फिनिक्स पर रिलीज करने लगे, जिसके चलते वो फिनिक्स दोबारा से अपनी असली फॉर्म में आ गया था। अब स्काईलॉर्ड उस बंदी को लेकर अपनी माइंड स्पेस से बाहर आ गए। वो कहने लगे कि शायद आगे चलकर तुम मेरी मदद करो, जिसके बाद वो तुरंत ही कमरे से बाहर आ जाती है। लॉर्ड फेजा तो अपनी सिस्टर के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, तो स्काईलॉर्ड उससे कहते कि तुम फिक्र मत करो, अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर फेजा तुरंत ही उनके सामने नील करने लगा और रोते हुए स्काईलॉर्ड का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही वो कहने लगा कि मैं फेजा और मेरा पूरा की पूरा ड्रैगन गेट आपके सामने सबमिट करता है। आज के बाद हम स्काईलॉर्ड की हर एक कमांड को पूरा करेंगे। और तभी स्काईलॉर्ड ने फेजा के अंदर एक पावर डाल दी। पहले वही 90 लेवल की अर्थ टेक्निक थी, जिसे हासिल करके तो फेजा काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने पूरे टियानियन रीजन में ऐसी टेक्निक को कभी विटनेस नहीं किया था। और अब उसे पूरी तरीके से मास्टर करके दोबारा से स्काईलॉर्ड के सामने आ जाता है। वो स्काईलॉर्ड से कहने लगा कि आपकी टेक्निक कमाल की है और उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मगर स्काईलॉर्ड के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचते कि अगर मुझे जेनू रेल्म को हराना है तो और मदद की जरूरत होगी, इसलिए वो सीलियन से कहने लगे कि जितने भी लोग हमारे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के अंडर आते हैं उन सभी डिसाइपल को कल बुला लो, मैं उन्हीं में से एक डायरेक्ट डिसाइपल सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर तो सीलियन ने तुरंत स्काईलॉर्ड को मस्का मारना शुरू कर दिया। वो कहते स्काईलॉर्ड मैं भी वो काम कर सकता हूँ, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। मगर स्काईलॉर्ड ने उन्हें मौका नहीं बल्कि एक लुक दिया, जिसके चलते सीलियन को तुरंत ही अपना मुंह बंद करना पड़ा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड उस रेड स्टार को घूरने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जल्दी हेवनली रॉयल मॉर्टल की दुनिया पर अटैक कर देगी। अब अगले ही दिन कई सारे डिसाइपल स्काईलॉर्ड से मिलने पहुंच गए। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि स्काईलॉर्ड खुद उनकी परीक्षा लेंगे। वहीं पर हम टियानशु और जिंग्युन नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि स्काईलॉर्ड का डिसाइपल बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तब तक वहाँ पर स्काईलॉर्ड भी पहुँच गए। वो कह रही थी कि आज मैं तुम्हें में से एक बंदे को सिलेक्ट करके मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। जो भी इस माउंटेन पर सबसे पहले आएगा वही मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा। ये सुनकर तो सभी डिसाइपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि स्काईलॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए इतनी आसान परीक्षा होगी। और तभी सीलियन ने कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया। कॉन्टेस्ट स्टार्ट होते ही सभी डिसाइपल बड़ी तेजी से माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे, मगर स्काईलॉर्ड इतनी आसान परीक्षा तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही उन पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। इस प्रेशर के आगे तो कोई भी बंदा टिक नहीं पा रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग फेजा को रेड शूटिंग स्टार के बारे में आगाह करना चाहती थी, मगर वो बंदी जियांग की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इधर स्काईलॉर्ड ने ड्रैगन गेट के लॉर्ड को फाइट में हराकर उसे अपने सामने सबमिट करने का हुक्म दिया, मगर वो बंदा तो बस अपनी सिस्टर को बचाना चाहता था, जिस वजह से स्काईलॉर्ड पर्सनली ड्रैगन गेट जाकर उसकी सिस्टर की फिनिक्स फायर को शांत करके उसे हील कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक डायरेक्ट डिसाइपल सिलेक्ट करेंगे। तो अब उसी डिसाइपल के सिलेक्शन के लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट अरेंज किया, जिसमें सोरिंग क्लाउड सेक्ट के कई सारे डिसाइपल पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। कई सारे डिसाइपल्स नैनशियन क्लिफ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्काईलॉर्ड एक बेहतरीन डिसाइपल को सिलेक्ट करने के लिए इस कॉन्टेस्ट को और ज्यादा मुश्किल बनाते हुए वहां अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कई सारे डिसाइपल्स माउंटेन से सीधा नीचे पटक रहे थे। स्काईलॉर्ड बताते हैं कि ये एक प्रेशर बैरियर है, तुम सब पर तुम्हारी बॉडी वेट से 20 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा। चलो अब देखते हैं कि इस प्रेशर को झेल कर कौन मेरा डिसाइपल बनेगा। वहीं पर टियानशु माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए सोच रहा था कि मैं तो बचपन से ही सख्त वेट ट्रेनिंग करता आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेशर बैरियर मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएगा। वहीं पर हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए स्लिप होकर नीचे गिरने लगे, क्योंकि इस माउंटेन की सतह काफी ज्यादा स्लिपरी थी। कुछ डिसाइपल अपने साथियों को मोटिवेट करते हुए कह रहे थे कि हेवनली गॉड का डिसाइपल बनना बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें अपना बेस्ट देना होगा। अब जो भी बंदे नीचे गिर रहे थे उनकी मदद करने के लिए उनके साथ ही जंप लगा देते हैं, जो देखकर टियानशु सोचने लगा कि ये तो पागलपन है, अपना कॉन्टेस्ट छोड़कर ये लोग दूसरों की मदद कर रहे, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वहीं पर टियानशु के जूनियर डिसाइपल जिंग की सोच काफी ज्यादा अलग थी। वो उससे पूछने लगा कि सीनियर क्या हमने इनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर टियानशु जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम बस माउंटेन क्लाइंब करने पर ध्यान दो, स्काईलॉर्ड का डिसाइपल बनने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि जिंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर वो अपनी सीनियर की बात टाल नहीं सकता था।
इसलिए उसने भी माउंटेन पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। मगर तभी एक डिसाइपल जिंग पर पीछे से हमला करने आ जाता है, इससे पहले कि वो जिंग को बुरी तरह से घायल कर पाए। टियानशु ने वहां आकर अपनी जूनियर डिसाइपल को बचा लिया। उसने बड़ी तेजी से उस बंदे पर अटैक करके उसे नीचे फेंक दिया था। अब वो जिंग को बताने लगा कि देखो, ये लोग स्काईलॉर्ड का डिसाइपल बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुम बेवकूफों जैसे इन्हीं की मदद करना चाहते थे। वहीं पर जिंग को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कहने लगा कि सारे डिसाइपल्स हमारे ही साथी हैं, तो भला एक दूसरे के साथ लड़ाई क्यों कर रहे होंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जिस पर टियानशु उसे समझाते हुए बताने लगा कि यही इस दुनिया का कानून है, यहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। खैर, मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपनी पीठ पर कैरी कर लेता हूँ, इससे तुम ज्यादा पीछे नहीं रहोगे। मीनवाइल तुम हम दोनों को प्रोटेक्ट करना, और देखो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, इसलिए कभी तुम्हारे साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा। तो किंगजिन भी तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। टियानशु की बातें सुनकर एल्डर सीलियन स्काईलॉर्ड से कहने लगे कि प्रेशर बैरियर की वजह से क्लाइंब करना ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है, मगर फिर भी टियानशु उसके जूनियर की मदद करना चाह रहा। मुझे लग रहा है कि टियानशु ही आपका डिसाइपल बनने के लिए एक बेस्ट बंदा होगा। उसके पास टैलेंट भी है और रहमदिली भी, शायद वो आसानी से ये कॉन्टेस्ट जीत भी ले। मगर स्काईलॉर्ड को तो टियानशु से एक इवल ऑरा महसूस हो रही थी। वो कहने लगी कि अभी तक हमें पता नहीं कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है। वो देखते कि टियानशु जिंग को अपनी पीठ पर उठा के क्लिफ की तरफ आगे बढ़ रहा था, और वहीं पर जिंग उन पे अटैक करने वाले बंदों के साथ फाइट कर उन्हें रास्ते से हटा रहा था। इसीलिए स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही जिंग के ऑरा को चेक किया और उन्हें पता चला कि जिंग का हार्ट तो आग जैसा भड़क रहा है, जो कि एक फिनिक्स या फिर उससे भी कोई पावरफुल ब्लड लाइन का साइन था। वहीं पर जिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि टियानशु उसका वजन उठा रहा, इसलिए वो कहता है, भाई प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से पीछे रह जाओ, बाकी बचा माउंटेन में खुद ही क्लाइंब कर लूंगा। जिस पर टियानशु जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखो हम क्लिफ के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और फिर वो दिल में ही कह रहा था कि अगर तुम खुद ही क्लाइंब करोगी तो फिर मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? यानी कि यहाँ पर टियानशु बस खुद का मतलब निकाल रहा था। वहीं पर स्काईलॉर्ड इस कंपटीशन में एक नए ट्विस्ट की अनाउंसमेंट करते हुए कहने लगे कि शायद इतना प्रेशर तुम लोगों के लिए काफी नहीं, ये लो मैंने 10 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने ऐसा करते ही कई सारे डिसाइपल जो कि आधे माउंटेन को क्लाइंब कर चुके थे, वो फटाफट से नीचे गिरने लगे, जो देखकर एल्डर सीलियन को तो टेंशन आने लगा। वो कहते कि पहला ये माउंटेन बहुत ज्यादा हाई और स्लिपरी है, अगर आप ऐसे ही प्रेशर बढ़ाते गए तो फिर हमें वो डायरेक्ट डिसाइपल मिलने से रहा। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते कि बस आप देखते जाओ, इनमें से ऐसा एक तो जरूर होगा जिसमें मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनने की काबिलियत है। वहीं पर हम एक डिसाइपल को देखते हैं जिसने आधा माउंटेन तो पार कर लिया था, मगर वो बेचारा इतना ज्यादा थक गया कि वहीं पर लेट जाता है। तब तक उसके साथी भी वहाँ पर पहुँच गए। वो कहते भाई उठ जाओ, यहाँ पर हमें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। वेल वहाँ पर हम एक केव को देखते हैं जिसमें से किसी बीस्ट की डरावनी सी आवाजें आ रही थी, जिस वजह से वो डिसाइपल काफी ज्यादा डर गए। और तभी उनके सामने एक बहुत ही लंबी जबान वाला मॉन्स्टर आ जाता है। इधर टियानशु और जिंग भी माउंटेन के उसी हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं कि एक मॉन्स्टर उनके इंतजार में है। इधर उस मॉन्स्टर को देख डिसाइपल पीछे हटने लगे, और तभी वो मॉन्स्टर एक डिसाइपल पर अपने पॉइजन से अटैक कर देता है, जिससे तो वो बंदा सीधे पहाड़ से नीचे गिर गया। तो देखकर ये सभी लोग समझ गए कि ये तो एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट है। अब उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीस्ट फॉरबिडन एरिया में घुस कैसे गया। इधर स्पिरिट बीस्ट अपनी पावरफुल ऑरा इन लोगों पर रिलीज करते हुए उन्हें अपनी पावर शो कर रहा था। उतने में ही स्काईलॉर्ड इन सबको बताने लगी कि मैं ही स्पिरिट बीस्ट को यहाँ लाया हूँ। वेल ये हमारे आज के कॉन्टेस्ट का एग्जामिनर होगा। कल मैंने इस बीस्ट को पकड़ने में काफी सारी मेहनत की है, तभी जाकर वो यहाँ आने के लिए मान गया। अब आप में से जो भी डिसाइपल डरपोक होंगे वो बिना इस बीस्ट का सामना करके यहाँ से भाग सकते हैं। तो एक बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर वो स्पिरिट बीस्ट उतनी ही तेजी से उसे निगल लेता है। ये सब टियानशु और जिंग देख रहे थे। स्काईलॉर्ड कहती है कि अगर तुम्हें हेवनली लॉर्ड का डिसाइपल बनना है तो खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं तो उसी बंदे का अपना डिसाइपल बनाऊंगा जो कि लालची ना होकर बहादुर हो। अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते अपनी तकदीर को कबूल कर पाए। जिसके बाद उस स्पिरिट बीस्ट को अटैक करने का हुक्म देते हैं। बेचारे सीलियन जो कि अपनी रहमदिली के लिए फेमस है, उन्हें अपने डिसाइपल की चीखों से तकलीफ होने लगी। उनका तो मुंह ही पूरी तरह से लटक गया था, मगर उस स्काईलॉर्ड को कुछ बोल पाई इससे पहले स्काईलॉर्ड ने एक और अनाउंसमेंट कर दी। वो कहते हैं कि तुम में से जो भी क्लिफ पर सबसे पहले आएगा वही विनर होगा। इतना ही नहीं, मैं उस बंदे को सेकंड ग्रेड अर्थ लेवल की स्किल भी रिवॉर्ड के तौर पर देने वाला हूँ। इधर स्पिरिट बीस्ट अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए सबसे डरपोक डिसाइपल को ढूंढना शुरू कर देता है। स्काईलॉर्ड बताते हैं कि एंशिएंट स्पिरिट
स्पिरिट बीस्ट 3 दिनों से भूखा है। तुम लोग तो उसके लिए चलता फिरता खाना हो, इसलिए बिल्कुल संभाल कर रहना। तुम्हें उसके पेट में जाने से बचना होगा। वहीं पर एंशिएंट बीस्ट ने कई सारे डिसाइपल्स को निगलना शुरू कर दिया था। कुछ डिसाइपल्स तो पत्थरों की आड़ में छुपते हुए कहने लगे कि प्लीज हमें बख्श दो भाई, हम अभी इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। मगर एंशिएंट बीस्ट पर उनका कोई असर नहीं होता, इसलिए एक बंदे ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे स्काईलॉर्ड का डिसाइपल बनने में अब जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन उस बीस्ट ने उसे अपनी लंबी जबान से खींचते हुए तुरंत ही निगल लिया। और तभी एक डिसाइपल इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि बस अब यहाँ से बचने का एक ही रास्ता बचा है, सीधे माउंटेन पर क्लाइंब करो। वैसे भी मुझे एलिमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। जिसके बाद उसने तुरंत ही माउंटेन पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया, जो देखकर बाकी के डिसाइपल भी वैसे ही करते हैं। वहीं पर जिंग अपने सीनियर ब्रदर से पूछ रहा था कि बड़े भाई बताए आगे हमने क्या करना चाहिए। जिस पर टियांशु जवाब देते हुए कहने लगा कि रिस्क तो हमें उठानी ही होगी, और अगर बात इस बीस्ट को हराने की जाए तो हम ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे एक हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रही है, तो क्या अब आधे माउंटेन पर तुम मुझे कैरी कर पाओगे? वैसे भी एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मैं उसके अटैक्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते ही जिंग तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है। वो कह रहा था कि भाई बस आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। इधर वो बीस्ट देखता है कि सभी डिसाइपल वहाँ से भागने में लगे हुए हैं, तो उसने तुरंत ही उस माउंटेन से भी डिसाइपल को उठाकर निगलना शुरू कर दिया। वो माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए अपनी पावरफुल वेव्स रिलीज कर रहा था, जिसके चलते उस सभी डिसाइपल सीधे उसके मुंह में जाकर गिरने लगे। जैसे मुर्गियां दाने चुगती है, उससे भी डबल स्पीड से डिसाइपल उस बीस्ट का निवाला बन रहे थे, जो देखकर जिंग ने तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब वो क्लिफ के काफी करीब पहुंच चुके थे। वहीं पर सीलियन से अपने डिसाइपल्स की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। वो कहते सीनियर प्लीज इस परीक्षा को थोड़ा सा आसान कीजिए, वरना तो हमें ऐसे कोई भी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं मिलेगा, तो प्लीज इस डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मगर स्काईलॉर्ड इसके लिए साफ शब्दों में मना करते हुए कहने लगे कि ऐसे मुश्किलों का सामना करने वाले लोग ना के बराबर होते हैं। वैसे भी हम दोनों को टियांशु और जिंग को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें हैं, लेकिन इन दोनों में से बस एक ही इस कॉन्टेस्ट का विनर बनेगा। तो अब उस बंदे को पहचानने के लिए मैं इनके सामने एक सवाल रखूंगा। इधर एक डिसाइपल ने अचानक से उन दोनों पर हमला कर दिया। दरअसल स्काईलॉर्ड ने ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस बंदे को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर टियांशु अपनी वेपन की मदद से समय रहते उस बंदे के अटैक को रोकने लगा। वो सोचता है कि नीचे एंशिएंट बीस्ट है और ऊपर ये बंदा। वाकई कॉन्टेस्ट तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल निकला, मगर स्काईलॉर्ड के डिसाइपल की पोजीशन मेरी है। इधर वो बंदा जिंग से कह रहा था कि जल्दी से टियांशु को नीचे फेंक दो और फिर हम दोनों में से एक विनर बनेगा, मगर जिंग इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कह रहा था कि एक डिसाइपल बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी कोर वैल्यूज की हिफाजत करना। मैं मेरे बड़े भाई ही क्या बल्कि किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। जिंग की इस बात से तो सीलियन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो स्काईलॉर्ड से कहते हैं कि जिंग तो ऐसा बंदा निकला जो कि लव एंड जस्टिस दोनों की कद्र करता है। वही दूसरी तरफ टियांशु उस बंदे पर हमला कर सीधा उसे नीचे फेंक चुका था, और वो बंदा जमीन पर नहीं बल्कि सीधे उस बीस्ट के मुंह में पहुंच गया। इधर वो बीस्ट देखता है कि अब उसके सामने बस 2 डिसाइपल बाकी है, इसलिए तुरंत ही इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर जिंग टियांशु से कह रहा था कि भाई अब कॉन्टेस्ट में तो हम दोनों ही बाकी बचे और शायद जल्दी ही हम माउंटेन के टॉप पर भी पहुंच जाएंगे। मगर उसी वक्त एंशिएंट बीस्ट अपना मुंह खोलकर इन दोनों पर छलांग लगा देता है, जो देखकर टियांशु ने जिंग को मरने के लिए अकेला छोड़कर सीधे उसके कंधे पर ही पांव रख के वो क्लिफ से लटक जाता है। इधर बेचारा जिंग तो सीधे उस बीस्ट के मुंह में गिरने लगा। वो अपने सीनियर से मदद मांग रहा था, मगर टियांशु उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो कहता है कि डायरेक्ट डिसाइपल बस एक शख्स बनेगा जो कि मैं हूँ। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ तक लाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। और उसी वक्त एंशिएंट बीस्ट ने जिंग को भी निगल लिया। वहीं पर टियांशु उसी बीस्ट की पूंछ को पकड़ते हुए सीधे माउंटेन की क्लिफ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि मैं जीत गया, फाइनली मेरी जीत हुई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और ना ही उसे अपनी जूनियर जिंग की मौत का कोई गम, जिसके बाद वो तुरंत ही स्काईलॉर्ड को ग्रीट करके मास्टर कहने लगा। मगर उसी वक्त एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट ने गुस्से में आकर टियांशु पर अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। वो जानवर भी इस बंदे के किरदार को अच्छे से पहचान गया था और तभी स्काईलॉर्ड एंशिएंट बीस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि दोस्त तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है, चलो अब जल्दी से सभी डिसाइपल्स को रिलीज कर दो। तो एंशिएंट बीस्ट ने जितने भी डिसाइपल्स को कॉन्टेस्ट के दौरान निकला था सबको अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, जो देख टियांशु को तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता। वो देखता है कि उसका जूनियर डिसाइपल जिंग अभी भी जिंदा है, बस वो पॉइजन होने की वजह से बेहोश था। वहीं पर स्काईलॉर्ड टियांशु से कहते कि रिजल्ट तो अब अनाउंस होगा, इसलिए तुम इतने हड़बड़ी में मुझे मास्टर ना बुलाओ तो सही रहेगा। मैंने मेरे डायरेक्ट डिसाइपल को सिलेक्ट कर लिया है, जो कि तुम नहीं बल्कि जिंग होगा। ये सुनकर तो टियांशु काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये तो सरासर
नाइंसाफी है। मैं ही वो पहला बंदा हूँ जो माउंटेन की क्लिफ पर पहले आया। तो स्काईलॉर्ड जिंग को उठाते हुए अपने छोटे भाई यूनफेई को याद करके कहने लगे कि बुरे वक्त में जो बंदा तुम्हें अकेला छोड़कर तुम्हें धोखा दे, मैं वैसे पीठ में खंजर घोंपने वाले गद्दारों को कभी मेरा डिसाइपल नहीं बना सकता। मैं तो ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो खुद के फायदे के लिए किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ये सुनकर टियानशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसकी इतनी औकात नहीं कि वो स्काईलॉर्ड के खिलाफ कुछ एक्शन ले पाए। साथ ही साथ स्काईलॉर्ड उसे बता देते कि तुम मेरे नहीं बल्कि मेरे सेक के डिसाइपल बनने के भी लायक नहीं हो। आज इसी वक्त से तुम हमारी सोरिंग क्लाउड सेक के डिसाइपल नहीं रहोगे। जिसके बाद स्काईलॉर्ड एल्डर सी लियान को एंटीडोट देकर कहने लगे कि सारे डिसाइपल घायल नहीं है बल्कि एंशिएंट बीस्ट के पॉइजन से बेहोश है, तो इन्हें जल्दी से एंटीडोट दे दीजिए ताकि वो रिकवर हो जाएंगे। और हाँ, एंशिएंट बीस्ट की फिक्र ना करे, वो हमारे डिसाइपल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसने तो बस उन्हें डराया था। तो सी लियान तुरंत ही अपने डिसाइपल्स को अटेंड करने लगे। इधर स्काईलॉर्ड अपने डायरेक्ट डिसाइपल को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि स्काईलॉर्ड ने कल्टीवेशन शुरू कर दी है। वो कई सारे हर्ब्स को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करने में लगे हुए थे। तब तक सी लियान भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि स्काईलॉर्ड एक साथ ही हजारों पावरफुल हर्ब्स को रिफाइन कर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा से तो पूरा रूम फिल हो गया था, जो देखकर सी लियान के तो होश ही उड़ गए। तभी स्काईलॉर्ड ने उन्हें बता दिया कि मुझे कुछ भी करके एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को अपग्रेड करके छठे लेवल पर ले जाना होगा और इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी और उतनी ही ताकतवर फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। अब मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग तो बना ही लिया है, इसलिए अब इन सारे हेवनली मटेरियल और खास अर्ली ट्रेजर को रिफाइन करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेचारी सी लियान तो ये सब देखकर सीधा घुटनों पर आ गए। वो कहते हैं कि हमारे सेट ने हजारों साल मेहनत करके सारे ट्रेजर जमा किए थे, मगर इन सबको रिफाइन करने के बावजूद भी आपकी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव नहीं हो रही। अब तो बस एक ही ऐसी चीज है जो आपकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में कारगर साबित होगी, जो कि है युआन डोमेन में मौजूद रेडियम क्रिस्टल वेन्स। उन क्रिस्टल वेन्स के अंदर बेशुमार पावर है जिसका यूज कर आप जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वेल, रेडियम क्रिस्टल ये नाम स्काईलॉर्ड ने पहली बार सुना था। वो कहने लगे कि टियानियन कॉन्टिनेंट में ऐसा पावरफुल ट्रेजर भी होगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो बताओ उस ट्रेजर तक हम कैसे जा सकते हैं? जिस पर सी लियान बताने लगे कि कुछ महीनों पहले ही मैंने मेरे कुछ डिसाइपल को उस ट्रेजर की तलाश में भेज दिया था, मगर अभी तक वो वापिस नहीं लौटे और उतने में ही दरवाजे पर नॉक होता है। तो स्काईलॉर्ड भी तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ गए। दरअसल फेजा सी लियान को रिपोर्ट करने आई थी। वो कहती है कि मैं जियांग के बारे में रिपोर्ट करने आई हूँ। वह पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है। साथ ही साथ उसने कई सारे एंशिएंट बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दी। वो तो एक ही दिन में न जाने कितनी ही बुक्स निपटा देती है और इसके चलते उसे अपने पास लाइफ की कुछ विजन्स भी नजर आ रहे, जिस पर एल्डर सी लियान बताती है कि वो एक हेवनली स्पिरिट बॉडी है, इसलिए शायद वो ऐसी चीजें देख सकती है जो हमारे बस के बाहर हो। वहीं पर फेजा उन्हें रेड स्टार की बात भी बता देती है। वो बता रही थी कि फ्यूचर में रेड स्टार हमारी दुनिया में तबाही लेकर आएगा। अगर हमने उसे इग्नोर किया तो हमारे सोरिंग क्लाउड से ठीक है बल्कि इस दुनिया के कई सारे लोग मारे जाएंगे और जियांग ये सब रोकना चाहती है, इसीलिए उसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन चाहिए ताकि वो इस डिजास्टर के बारे में एंशिएंट बुक्स और रिकॉर्ड को चेक करके कोई हल निकाल पाए। फेजा की सारी बातें सुनने के बाद सी लियान कहने लगी कि बैड ओमेन ऐसी कोई चीज नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि जियांग का अंदाजा सही होगा। मगर उसी वक्त स्काईलॉर्ड कहने लगे कि जियांग का अंदाजा बिल्कुल सही है, रेड मीटियोर एक बैड ओमेन है, इसलिए उसे लाइब्रेरी लेके जाओ ताकि वो इस बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए। साथ ही साथ फेजा उन्हें बताने लगी कि जियांग को सीनियर स्काईलॉर्ड की भी काफी ज्यादा फिक्र लगी रहती है, जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगी कि जियांग मिंग को बता दो कि उसने मेरे बारे में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो खुद हेल के दरवाजे पर से वापस आई है, तो उसने फिलहाल खुद पर ध्यान देना चाहिए। तुम जाकर जियांग को बता दो कि मैं उसे टियानियन कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने के बाद मिलने आऊंगा। ये सुनकर एल्डर सी लियान और फेजा काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी कि टियानियन कॉन्टिनेंट को एक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, मगर स्काईलॉर्ड उन्हें तसल्ली देते हुए बताते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में हमारे कई सारे दुश्मन हैं, अगर वही हमारे साथ यूनाइट हो जाए तो हम सब मिलकर हेवनली रेल्म में जा पाएंगे। वैसे हेवनली रेल्म में जाने का तो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मगर इस टॉपिक पर वो लोग ज्यादा बात कर पाए इससे पहले उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, इसलिए ये लोग तुरंत ही जंगल में पहुंच गए और तभी उनके सामने हल्क जैसा एक विशाल बंदा कूद जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही उसने वहाँ पहुँचते ही सबसे पहला फेजा पर हमला कर दिया, मगर वो बंदी समय रहते साइड में हटकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। हालांकि फेजा के अटैक्स का उस बंदे पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बड़ी तेजी से उस पर पंच हिट करने चला जाता है, इसलिए फेजा ने भी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि वो उसका पाँव पकड़कर सीधे उसे जमीन पर पटक देता है। अब इससे पहले कि वो
फेजा को खत्म कर दे। स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही अपने डीमन हैंड से उस पर अटैक करते हुए फेजा से दूर कर दिया। दरअसल ये बंदा सोरिंग क्लाउड से कई एक डिसाइपल शुरांग था। इधर एल्डर सीलियन उसे हैरान होकर पूछने लगी कि बताओ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं तुम्हारा मास्टर सीलियन हूँ। मगर शुरांग ने तो उन्हें उठाकर दूर पटक दिया था। तो सीलियन तुरंत ही स्काईलॉर्ड को बताने लगी कि इसके अंदर जो भी पावर्स है वो हमारे सेक्स से बिलोंग नहीं करती। अब शुरांग का अगला टारगेट था स्काईलॉर्ड, मगर स्काईलॉर्ड ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो सीलियन को बता रही थी कि इस बंदे के अंदर रेडियम क्रिस्टल की एनर्जी है जिसने इस बंदे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब तो ये बात साबित हो गई कि रेडियम क्रिस्टल की एनर्जी को कोई आम सा डिसाइपल कंट्रोल नहीं कर सकता और यही वजह है कि शुरांग अपनी दिमागी संतुलन को खो बैठा। इधर शुरांग उन पर एक और हमला करने के लिए भाग रहा था कि तभी स्काईलॉर्ड ने उसे अपने डेविल हैंड से नीचे प्रेस करते हुए जकड़ लिया। वो सीलियन को बताने लगे कि इस बंदे को हमें ठीक करना ही होगा, साथ ही साथ हमें उस रेडियम क्रिस्टल का भी पता लगाना है ताकि कोई और डिसाइपल उसके कांटेक्ट में आकर मॉन्स्टर न बन जाए। जिस पर सीलियन बताने लगी कि मैंने शुरांग को कॉन्ग्यून माउंटेन के इलाके में एक टास्क कंप्लीट करने भेजा था। तो स्काईलॉर्ड समझ गए कि रेडियम क्रिस्टल भी उसी कॉन्ग्यून माउंटेन के इलाके में होंगे, इसलिए वो सीलियन और फेजा को हुक्म देते कि तुम जल्दी से जाकर ट्रेजर की तलाश करो, उसका यूज करके हमारा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।